5 मई 1821 को 51 वर्ष की आयु में उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। नेपोलियन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि उसकी मौत निश्चित रूप से साइनाइड नाम के जहर से हुई थी। यह काम पक्का रोथशील्ड का था, जो इतिहास में उन सभी नेताओं की हत्या में शामिल था जो ब्याज मुक्त बैंकिंग व्यवस्था के पक्षधर थे। मरने से पहले नेपोलियन ने अपनी उपलब्धियों को सेंट हेलेना द्वीप पर अपने डॉक्टर को बताया और कहा कि ब्रिटेन और उसकी सहयोगी ताकतें मेरे से वो सभी जनहित के कार्य नहीं छीन सकती जो मैंने किए हैं। पहाड़ों पर बनाई गई वो सड़कें और समुद्र जिनको मैंने जोड़ा है, ऐसी किसी जगह को वे बेहतर नहीं बना पाएंगे जहां मैं नहीं पहुंच पाया। वे मेरे द्वारा स्थापित कानून मूल्य नहीं छीन सकते जो आने वाली पीढ़ी तक जाएंगे। मैंने फ्रांस और यूरोप को नए विचारों से प्रेरित किया जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। फ्रांस की आर्थिक स्थिति दुनिया में सबसे बेहतर है। वह किसके कारण? अगर मुझे हटाया न गया होता तो मैं वाणिज्य के साथ साथ उद्योग में भी पूर्ण परिवर्तन कर चुका होता। फ्रांस के लोगों का सहयोग अविश्वसनीय था। समृद्धि और प्रगति अथाह रूप से बढ़ रही थी। आत्मज्ञान बड़ी प्रगति कर रहा था। हर तरफ नए विचार सुने और प्रकाशित किए जा रहे थे, क्योंकि मैंने लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए कई परेशानियां झेली। अगर मुझे समय में दिया जाता तो फ्रांस में कोई कारीगर नहीं होता, वे सभी कलाकार बन गए होते। बैंकिंग किंग रोथशील्ड परिवार की कहानी। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कुछ और लोगों ने की, परंतु बाद में रोथशील्ड परिवार का उस पर नियंत्रण हो गया। जर्मन में 1744 में एमशेल रोथशील्ड का जन्म हुआ, जिसे बैंकिंग किंग भी कहा जाता है। उसके 5 बेटे जन्मे और उसने पांचों को अलग अलग देशों में आर्थिक साम्राज्य को खड़ा करने के लिए भेजा। एमशेल ने 1 मई 1776 को कुछ लोगों के साथ मिलकर इल्यूमिनाती जागृत या प्रबुद्ध नामक एक गुप्त संस्था बनाई। इन लोगों को लगता था कि दुनिया के सभी व्यक्ति भेड़ बकरी की तरह है और ईश्वर ने इन्हें सब पर शासन करने के लिए भेजा है। उसका तीसरा बेटा नेथन रोथशील्ड 1846 बहुत शातिर था, जिसे उसने इंग्लैंड में भेज दिया था। सन 1815 में जब नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ, तब उसके पास बैंक ऑफ इंग्लैंड के कुछ ही शेयर थे। अपने गुप्तचरों से उसे एक दिन पहले सूचना मिल गई थी कि नेपोलियन हार गया है। उसका दिमाग चला और उसने शेयर बाजार में अफवाह फैला दी कि इंग्लैंड युद्ध में हार गया है। सबको यकीन दिलाने के लिए नेथन ने अपने आप को निराश दिखाते हुए अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर बेचने शुरू कर दिए। अगर सच में इंग्लैंड हार जाता तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के शेयर की कीमत कुछ भी नहीं रह जाती। इस भय और अविश्वास के माहौल में फैली अफवाह से लोगों को उसकी बात पर यकीन हो गया और देखते ही देखते बैंक ऑफ इंग्लैंड के सभी शेयरधारकों ने अपनी सभी शेयर बेचने शुरू कर दिए। इससे करोड़ों अरबों के शेयर कौड़ियों के भाव में आ गए, जिसे नेथन ने गुपचुप तरीके से अपने लोगों द्वारा खरीदवा लिया। इस तरह एक अफवाह से बिना कोई खास कीमत चुकाए वह एक दिन में ही बैंक ऑफ इंग्लैंड का मालिक बन गया। जब लोगों को पता लगा कि दरअसल नेपोलियन हार गया था, तो उनके पास सर पीटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। नेशन रोथशील्ड दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया और आज के समय के अनुसार उसकी उस समय की संपत्ति लगभग $500 बिलियन की हो गई थी। नेथन रोथशील्ड कहता है, अगर देश के पैसे नियंत्रित और जारी करने का अधिकार मुझे दे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि देश के कानून कौन बनाता है। 1820 में अपने ऊपर गर्व करते हुए रोथशील्ड कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि किस कठपुतली को उस इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठाया गया है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ब्रिटेन के पैसे की मात्रा
मनी सप्लाई को जो आदमी नियंत्रित करता है, ब्रिटिश साम्राज्य को भी नियंत्रित करता है, और मैं ब्रिटेन के पैसे की मात्रा को नियंत्रित करता हूँ। इस तरह से पूरी दुनिया से हर वर्ष करोड़ों करोड़ों रुपए लूटकर जुटाई गई इस एक बैंकिंग परिवार की संपत्ति इतनी अधिक है कि इसी पैसे के दम पर ये लोग पूरी दुनिया को नियंत्रित करते हैं और दुनिया के पूंजीपतियों को फाइनेंस करके आगे बढ़ाते हैं और खुद कभी सामने नहीं आते और पर्दे के पीछे से सब खेल रचते हैं। रोथशिल्ड परिवार पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि किसी को बंदूक दे दो तो वह कोई बैंक लूट सकता है, पर किसी को बैंक दे दो तो वह पूरी दुनिया लूट सकता है। एम्शेल रोथशिल्ड ने अपनी वसीयत में यह साफ लिखा था कि परिवार की संपत्ति बटेगी नहीं और परिवार का मुखिया ही इसे नियंत्रित करेगा। एक तरह से दुनिया का असली शासक रोथशिल्ड परिवार है। अमेरिका की कहानी। 1729 में बेंजामिन फ्रैंकलिन एक नौजवान था और अपनी प्रिंटिंग प्रेस चलाता था। उस समय उसने अपने अखबार में एक लेख लिखा कि अमेरिका में के लोगों को बिना सोना चांदी के आधार पर कागज़ के कर्ज मुक्त नोट बना लेने चाहिए। लोगों को यह लेख बहुत पसंद आया और सच में अमेरिका में कागज़ के पैसे बढ़ने लगे। पैसे की मात्रा बढ़ने से अमेरिका में एकाएक समृद्धि आ गई। इस बात से इंग्लैंड में बैठे बैंकरों को अपना साम्राज्य खतरे में दिखाई दिया और उन्होंने 1751 में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज द्वितीय, जिसकी गुलामी में अमेरिका जी रहा था, पर दबाव बनाकर इस तरह के और अधिक पैसे जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे अमेरिका की समृद्धि का रास्ता बंद हो गया। 1764 में इंग्लैंड में एक और कानून बनने वाला था कि पहले से जारी किए गए कागज़ के नोट भी बंद कर दिए जाए। इस कानून को रुकवाने के लिए जब बेंजामिन फ्रैंकलिन राजा जॉर्ज तृतीय से बात करने लंदन गए तो उनकी मुलाकात बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक से हुई। फ्रैंकलिन ने लंदन में बेरोजगारी, गरीबी और अमीरों पर अत्यधिक टैक्स देखा तो निदेशक ने बताया कि यहाँ मजदूर ज़्यादा है। यह जवाब फ्रैंकलिन को अटपटा लगा। बैंक ऑफ इंग्लैंड के निदेशक द्वारा अमेरिका के गरीबों का हालचाल पूछने पर फ्रैंकलिन ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ गरीब है ही नहीं, क्योंकि हम अपने पैसे खुद बनाते हैं और उतनी मात्रा में बनाते हैं कि चीज़ें आसानी से उत्पादक से ग्राहक तक पहुँच जाते हैं। इस तरह स्वयं का पैसा बनाकर हम न सिर्फ उनकी क्रय शक्ति तय करते हैं, बल्कि हमें कोई ब्याज भी नहीं चुकाना पड़ता। आज़ादी की लड़ाई। 1776 फ्रैंकलिन के बातचीत करने के बावजूद इंग्लैंड के बैंकरों के दबाव में अमेरिका में कानून बनाकर कागज़ के पैसों पर रोक लगा दी गई। इससे अमेरिका में एकाएक गरीबी और बेरोजगारी बढ़ गई और मंदी का दौर आ गया, जिससे परेशान होकर अमेरिका के किसानों ने विद्रोह कर दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखते हैं कि क्रांति का मुख्य कारण राजा जॉर्ज तृतीय द्वारा अमेरिकी उपनिवेशकों को एक ऐसी ईमानदार पैसे की प्रणाली संचालित करने की अनुमति देने से इनकार करना था, जो साधारण लोगों को पैसे की हेराफेरी करने वालों के चंगुल से मुक्त कराती थी। युद्ध के दौरान भी अमेरिका ने कॉन्टिनेंटल नाम की कागजी मुद्रा जारी की जो कि लगभग 24 करोड़ डॉलर थी। अपनी मुद्रा जारी करते ही अमेरिका के लोग ताकतवर हो गए और 1776 में अमेरिका के लोग इंग्लैंड से आज़ाद हो गए, परंतु बाद में बैंकर्स ने कॉन्टिनेंटल मुद्रा को बर्बाद करने के लिए सैकड़ों लोगों को तुरंत काम पर लगाया और उसके जैसे दिखने वाले करोड़ों के नकली नोट बनाकर अमेरिका के न्यूयॉर्क भेज दिए गए। शुरुआती 2 सालों में तो कॉन्टिनेंटल मुद्रा ने अपनी क्रय शक्ति बनाकर रखी, परंतु ब्रिटेन से नकली नोट आने के बाद इस मुद्रा से लोगों का विश्वास हट गया और 1780 तक डॉलर की कीमत के मुकाबले
2.5% ही रह गई। इस तरह से बैंकर्स के षड्यंत्र के कारण यह मुद्रा व्यर्थ हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थॉमस जेफरसन के अनुमान से 24 करोड़ डॉलर की कॉन्टिनेंटल मुद्रा में लगभग इतना ही नकली पैसा बनाकर इसकी मात्रा दोगुनी कर इसकी कीमत गिरा दी गई थी।